सभी को नमस्कार। हेलो हिंदी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में हम आधुनिक काल का अध्ययन कर रहे हैं। तो आज हम आधुनिक काल में द्विवेदी युग को पढ़ने जा रहे हैं। द्विवेदी युग आपके सामने है। द्विवेदी युग जिसका नाम जागरण सुधार काल भी है। यह नाम डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा दिया गया है। डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल भी कहा है। द्विवेदी युग का नामकरण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ। देखिए, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, उनका इतना गरिमा से युक्त व्यक्तित्व था, तो उनके उस व्यक्तित्व को ध्यान में रखते हुए केंद्र में रखकर द्विवेदी युग का नामकरण उनके नाम पर हुआ। एक सरस्वती पत्रिका, उसका जिक्र आगे आएगा। अभी सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य की दिशा और दशा को बदलने में अभूतपूर्व अपना एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, और इसी कारण हम कह सकते हैं कि द्विवेदी युग का नामकरण उनके उस व्यक्तित्व को ध्यान में रखकर किया गया। सन 1893 ईस्वी में श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह ने नागरी प्रचारिणी सभा काशी की स्थापना की। ध्यान रखना आपको, श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह ने ये नागरिक प्रचारिणी सभा स्थापित की, जो काशी में है। सन 1899 ईस्वी में इंडियन प्रेस की स्थापना हुई। क्योंकि हम तो कंपटीशन टेस्ट के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं, तो एक एक लाइन जो है, प्रत्येक पंक्ति आपके लिए प्रश्न का काम करेगी। सन है, नाम है, तो ध्यानपूर्वक उनको सुनते रहिए, याद कीजिए। नागरिक प्रचारिणी सभा की प्रेरणा से इंडियन प्रेस प्रयाग द्वारा, इंडियन प्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1899 में। और कहाँ पर? प्रयाग में। इसके द्वारा जून 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ था, और इसके पहले संपादक बाबू श्याम सुंदर दास थे। सरस्वती पत्रिका जिसका मैं जिक्र कर रही थी, ये 1900 ईस्वी में इसका प्रकाशन शुरू हुआ, और इसके पहले संपादक बाबू श्याम सुंदर दास थे। सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन वर्ष को भारतेंदु युग की समाप्ति का सूचक माना जाता है, यानी 1900 ईस्वी तक भारतेंदु युग का समापन माना जाता है। डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल की संज्ञा दी है। ये मैंने आपको अभी ऊपर बताया ही था। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका के संपादक बने। पत्रिका निकलनी कब शुरू हुई? 1900 ईस्वी में, और महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक बने 1903 ईस्वी में, और 1920 ईस्वी तक वे इसके संपादक रहे थे, 1903 से 1920। सरस्वती पत्रिका को 20वीं शताब्दी के आरंभिक चरण का विश्वकोश कहा गया है। ध्यान रखना है आपको, 20वीं शताब्दी के आरंभिक चरण का विश्वकोश सरस्वती पत्रिका को कहा गया है। गंगा लहरी महावीर प्रसाद द्विवेदी की अनूदित रचना है, मौलिक नहीं है, ये अनूदित रचना है। द्विवेदी युगीन कविता में मातृभूमि प्रेम और स्वदेश गौरव को विशेष स्थान मिला है। द्विवेदी युगीन कविता में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी कृत संपत्ति शास्त्र में भारत के आर्थिक राजनीतिक यथार्थ का अभूतपूर्व चित्रण देखने को मिलता है। संपत्ति शास्त्र किसकी रचना हो गई? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने नायिका भेद को छोड़कर विविध विषयों पर कविता लिखने, सभी प्रकार के छंदों का व्यवहार करने, सभी काव्य रूपों को अपनाने तथा गद्य और पद्य भाषा के एकीकरण का परामर्श दिया था। नायिका भेद, जो रीतिकाल में साहित्य नायिका तक ही सिमटा हुआ था, नायिका भेद, ठीक है, तो उसको छोड़कर जो अन्य विषय थे, उनको, विविध विषयों को अपने काव्य का विषय इन्होंने बनाया, अनेक छंदों का प्रयोग किया। और ये जो अंतिम पंक्ति है ना, गद्य और पद्य की भाषा का एकीकरण, ये हम द्विवेदी युग की महान उपलब्धि कह सकते हैं, क्योंकि इनसे पूर्व जो है काव्य का सृजन जब करना होता था तो ब्रज भाषा का प्रयोग किया जाता था, और गद्य के लिए
खड़ी बोली का प्रयोग होता था, तो इन्होंने गद्य और पद्य दोनों के लिए खड़ी बोली का ही परामर्श दिया, खड़ी बोली का प्रयोग करने का सुझाव दिया, जिससे गद्य और पद्य की भाषा एक हो सके। उसके बाद है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी भाषा की शुद्धि तथा वर्तनी की एक रूपता के प्रबल समर्थक थे। अतएव इस युग की काव्य भाषा व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि से सामान्यतः शुद्ध है, क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जो भाषा संस्कार हैं, व्याकरण शुद्धि हैं, विराम चिन्हों का प्रयोग है, इसके द्वारा हिंदी को परिनिश्चित करने का प्रशंसनीय काम किया है। बाल मुकुंद गुप्त को भारतेंदु युग और द्विवेदी युग को जोड़ने वाली कड़ी का कवि कहा जा सकता है। ये भी ध्यान रखना है कि भारतेंदु युग और द्विवेदी युग को जोड़ने वाले जो कवि हैं वो कौन हैं? बाल मुकुंद गुप्त हैं। श्रीधर पाठक हिंदी खड़ी बोली के पहले कवि माने जाते हैं। हिंदी खड़ी बोली के पहले कवि श्रीधर पाठक माने जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने श्रीधर पाठक को स्वच्छंदतावाद यानी रोमांटिसिज्म का प्रवर्तक माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक कौन हैं? श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक की कश्मीर सुषमा, ये जो उनकी रचना है, में प्रकृति की कल्पना नारी के रूप में करके उसे सजीवता प्रदान की है, यानी प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, उसे नारी के रूप में दिखाकर उसको एक सजीव पात्र कैरेक्टर के रूप में दिखाया है। सांध्य अटन कविता में श्रीधर पाठक ने प्रकृति के विनाशकारी रूप को चित्रित किया। ध्यान रखना है, कश्मीर सुषमा में प्रकृति को नारी के रूप में चित्रित किया है, सांध्य अटन में प्रकृति को विनाशकारी रूप उसका दिखाया गया है। श्रीधर पाठक ने गोल्ड स्मिथ के 3 काव्य ग्रंथ थे, हर्मिट था, उसका अनुवाद किया एकांतवासी योगी के नाम से, ट्रैवलर का अनुवाद किया श्रांत पथिक के नाम से, और डेजर्टेड विलेज का अनुवाद किया उजड़ ग्राम से। ठीक है ना। गोल्ड स्मिथ के 3 काव्य ग्रंथ थे, एक था हर्मिट, एक था ट्रैवलर और एक था डेजर्टेड विलेज। इन तीनों का ही अनुवाद गोल्ड स्मिथ ने किया है। हर्मिट का एकांतवासी योगी, ट्रैवलर का श्रांत पथिक नाम से और डेजर्टेड विलेज का उजड़ ग्राम नाम से किया है। इनमें एकांतवासी योगी और श्रांत पथिक ये दोनों रचनाएं खड़ी बोली में लिखी हैं और उजड़ ग्राम ये ब्रज भाषा में लिखा है। ध्यान रखना है इस बात को। जगत सच्चाई सार में श्रीधर पाठक ने प्रकृति के विविध रूपों में एक ही तत्व की व्यापकता का दर्शन किया है। ठीक है, जगत सच्चाई सार कविता में। सुसंदेश इनकी जो रचना है, कविता है, वो रहस्यवादी कविता है। श्रीधर पाठक की देश प्रेम संबंधी रचनाएं भारत गीत में संकलित हैं। तो अब तक हमने श्रीधर पाठक के बारे में ही पढ़ा यहाँ पर। फिर द्विवेदी युग के कवि जो महत्वपूर्ण, द्विवेदी युग के कुछ प्रमुख कवियों के नाम मैंने यहाँ पर लिखे हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, ये उनका जीवन काल है। श्रीधर पाठक है, इनके नाम बता देती हूँ, जीवन काल आप यहाँ से पढ़ लेना। महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रीधर पाठक, नाथूराम शर्मा शंकर, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, मैथिली शरण गुप्त, रामचरित उपाध्याय और जगन्नाथ दास रत्नाकर। उसके बाद और भी नाम हैं नीचे, राम नरेश त्रिपाठी, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, राय देवी प्रसाद पूर्ण, वियोगी हरि, ठाकुर गोपाल शरण सिंह और सत्यनारायण कवि रत्न। तो ये द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों के नाम मैंने यहाँ पर आपको बताए हैं। उसके बाद अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की पहली रचना कृष्ण शतक है, जो सन 1882 ईस्वी में लिखी गई। ये ब्रज भाषा में लिखी गई है। हरिओद जी का ब्रज भाषा में दूसरा प्रसिद्ध ग्रंथ जो है उसका नाम है रस कलश। यह रस का विस्तृत विवेचन करने वाला रीति ग्रंथ है। रस कलश, रस कलश में युग की बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार नायिका भेद के अंतर्गत हरिओद जी ने नवीन ढंग की नायिकाओं जैसे देश प्रेमिका, लोक प्रेमिका, जाति प्रेमिका, परिवार प्रेमिका की कल्पना की है।
क्योंकि इससे पहले नायिकाओं का जो भेद है उसमें हम प्रोषित पति का भी पढ़ते थे, है ना। तो कई और तो यहाँ पर नायिका भेद के अंतर्गत हरियोत जी ने नायिकाओं का कैसा रूप दिखाया है, देश प्रेम वाला, लोक प्रेम वाला, जाति प्रेमिका और परिवार प्रेमिका। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत के द्वारा लिखा गया प्रिय प्रवास हिंदी खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है। यह 17 सर्गों में बटा हुआ है। इसमें श्रृंगार और करुण रस की प्रधानता है। खड़ी बोली का है, 17 सर्ग हैं, महाकाव्य हैं, श्रृंगार और करुण रस की प्रधानता है इसमें। हरियोत जी कवि सम्राट के रूप में समादृत हैं, कवि सम्राट कहा जाता है इनको। प्रिय प्रवास ग्रंथ पर इन्हें 1936 ईस्वी में मंगला प्रसाद पारितोषिक ये सम्मान प्राप्त हुआ था। प्रिय प्रवास की सबसे बड़ी विशेषता प्रकृति का मानवीय भावनाओं के साथ एकाकार होना है। ये प्रिय प्रवास की विषय वस्तु है, ध्यान रखिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रिय प्रवास को महाकाव्य नहीं माना। अब प्रश्न ऐसे ही आ जाए, हमने अभी पढ़ा ना कि प्रिय प्रवास पहला महाकाव्य है खड़ी बोली का, तो अगर यही प्रश्न आ जाए कि प्रिय प्रवास को महाकाव्य किसके द्वारा नहीं स्वीकार किया गया, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे महाकाव्य नहीं माना। प्रिय प्रवास संस्कृत के वर्णवृत्तों में रचित हैं। इसमें 7 छंद मालिनी, मंदाक्रांता, वंशस्थ, वसंतिलका, द्रुत विलंबित, शार्दूल विक्रीडित और शिखरणी का प्रयोग हुआ है। ये 7 छंद संस्कृत के हैं। वैदेही वनवास ये हरियोत जी का दूसरा प्रबंध काव्य है। इसमें सीता परित्याग की कथा नाम से स्पष्ट है, वैदेही सीता, वैदेही वनवास सीता परित्याग की कथा वर्णित है। इस रचना में 15 सर्ग हैं। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना काव्य गुरु माना है। तो मैथिली शरण गुप्त के काव्य गुरु कौन हैं? पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी। मैथिली शरण गुप्त की आरंभिक रचनाएं वैशोपकारक पत्र में प्रकाशित होती थी। गुप्त जी की पहली रचना हेमंत 1906 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। रंग में भंग मैथिली शरण गुप्त का ये पहला काव्य ग्रंथ है जो 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। मैथिली शरण गुप्त ने लगभग 40 काव्य कृतियाँ लिखी हैं, जिनमें से जो कुछ प्रसिद्ध है जैसे जयद्रथ वध है 1910 में लिखा गया था। भारत भारती उनकी रचना है 1912 में लिखी गई थी। पंचवटी 1925 में, झनकार 1929 में, साकेत 1931 में, यशोधरा 1932, द्वापर 1936, जय भारत 1952, विष्णुप्रिया 1957। तो ये कुछ प्रमुख काव्य कृतियों के नाम मैं आपको बता रही हूँ। मैथिली शरण गुप्त की ख्याति का मूल आधार भारत भारती जो मैंने भी आपको बताया 1912 ईस्वी में लिखा गया था। इसमें देश के वर्तमान का चित्रण और भविष्य की सुखद कामना की गई है। वर्तमान की स्थिति बताई गई, भविष्य को सुखद बनाने की कामना की गई है। हिंदी कवियों में प्रबंध काव्य सबसे अधिक मैथिली शरण गुप्त ने ही लिखे हैं। नारी भावना को पहचानने और उसका चित्रण करने में गुप्त जी हिंदी काव्य के इतिहास में अनुपम हैं। मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया साकेत 1931 में 31 में लिखा गया था। महाकाव्य का प्रेरणा स्रोत रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है काव्येर उपेक्षिता काव्य नामक लेख। तो इस लेख से इन्होंने प्रेरणा पाकर मैथिली शरण गुप्त ने साकेत को लिखा। और साकेत में देखिए 12 आगे लिखा हुआ है, वहीं से पढ़ देती हूँ। साकेत में 12 सर्ग हैं, 12 सर्गों की ये रचना है। प्रथम सर्ग में देखते हैं सरस्वती वंदना से शुरुआत होती है और जो 9वां सर्ग है उसमें इन्होंने उर्मिला का विरह वर्णन दिखाया है। यहाँ से प्रेरणा ली थी ना काव्य उपेक्षिता, क्योंकि हमने राम के बारे में, सीता के बारे में, सबके बारे में पढ़ा। तो उर्मिला को एक उपेक्षित सा छोड़ दिया गया, उस पर कुछ ज़्यादा नहीं लिखा गया। तो मैथिली शरण गुप्त ने साकेत में उर्मिला का विरह वर्णन 9वें सर्ग में दिखाया है। जो यह सर्ग सर्वाधिक मार्मिक है, मर्म से युक्त हैं। साकेत के प्रथम, अष्टम और 12 सर्ग के उत्तरार्ध में
उर्मिला लक्ष्मण के मिलन का वर्णन है। 1936 ईस्वी में साकेत महाकाव्य पर मैथिली शरण गुप्त को मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था। गुप्त जी के द्वारा प्रणीत यशोधरा गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना पर आधारित काव्य ग्रंथ है, जो 1932 ईस्वी में लिखा गया था। गौतम बुद्ध के घर छोड़ने की घटना का वर्णन इसमें है। यशोधरा काव्य ग्रंथ में नारी जीवन की ऐसी मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है कि कुछ आलोचकों ने उसे साकेत से भी बढ़कर माना है। फिर आता है विष्णुप्रिया। विष्णुप्रिया 1957 में लिखा था मैथिली शरण गुप्त ने। इसमें गुप्त जी ने उर्मिला और यशोधरा के समान ही चैतन्य महाप्रभु की वियुक्ता पत्नी के त्याग और तप को प्रदर्शित किया है। ठीक है, यशोधरा में जहाँ यशोधरा का वर्णन तो ऊपर था, हम पढ़ चुके हैं। विष्णुप्रिया की बात मैं कर रही हूँ। विष्णुप्रिया में किसका वर्णन है? विष्णुप्रिया में चैतन्य महाप्रभु की वियुक्ता पत्नी का के त्याग का और उसके तप का वर्णन इसमें किया गया है। तीनों ही रचनाएं आपको इम्पोर्टेंट है। साकेत में हमें उर्मिला का वियोग वर्णन महत्वपूर्ण है। यशोधरा में गौतम बुद्ध के जो गृह त्याग की घटना है, और विष्णुप्रिया में चैतन्य महाप्रभु की जो पत्नी है उसका तप और त्याग दिखाया गया है। मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखी गई रचना जय भारत, इस महाकाव्य को प्राचीन भारत की हिंदू संस्कृति का स्वच्छ दर्पण कहा जाता है। जय भारत में कौरवों और पांडवों के पारस्परिक कलह, आपसी उनके झगड़ा और उससे उत्पन्न जो महायुद्ध हुआ था महाभारत का, उसका वर्णन किया गया है जय भारत में। गुप्त जी के अनघ और कुणाल गीत, ये बौद्धकालीन संस्कृति से संबंध हैं। ये नाटक हैं। गुप्त जी ने 3 नाटक भी लिखे थे, जिनके नाम हैं तिलोत्तमा, चंद्रहास और अनघ। तो इसमें क्या है, बौद्धकालीन संस्कृति से संबंधित है ये। मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया विकट भट्ट, इसमें जोधपुर के एक राजपूत सरदार की 3 पीढ़ियों तक चलने वाली कथा है, जिसमें वचन निभाने का वर्णन है। तो ये इन रचनाओं की विषय वस्तु हैं, आपको ध्यान रखनी है। जयद्रथ वध में एक ऐसे युवक का चित्रण हुआ है जो राष्ट्र की बलिवेदी पर अपने प्राणों का उत्सर्ग कर देता है, अपने प्राणों को न्यौछावर कर देता है। मैथिली शरण गुप्त ने 19 खंड काव्यों की रचना की है। गुप्त जी की रचना अर्जन और विसर्जन, ये जो रचना है इसमें मुस्लिम संस्कृति की झांकी द्रष्टव्य है, दिखाई देती हैं। तो अर्जन और विसर्जन, इस रचना की विषय वस्तु क्या है? मुस्लिम संस्कृति का वर्णन इसमें किया गया है। मेघनाद वध मैथिली शरण गुप्त की ऐतुकांत रचना है। मैथिली शरण गुप्त ने माइकल मधुसूदन दत्त की कृतियों का अनुवाद भी किया है, और वो अनुवाद इन्होंने मधुप उपनाम से किया है। तो वहाँ पर मैथिली शरण गुप्त का नाम क्या है? मधुप। माइकल मधुसूदन दत्त की जब कृतियों का अनुवाद इन्होंने किया तो वहाँ पर इनका उपनाम है मधुप। झनकार जो रचना है वो गुप्त जी की एक रहस्यवादी रचना है। अब बात करते हैं नाथुराम शर्मा शंकर की। नाथुराम शर्मा शंकर कविता कामिनी कांत, भारतेंदु प्रगेंद्यु, साहित्य सुधाकर उपाधियों से समादृत हैं। यानी नाथुराम शर्मा शंकर को कविता कामिनी कांत नाम से, भारतेंदु प्रगेंद्यु और साहित्य सुधाकर, इन नाम से भी जाना जाता है। ये उपाधियाँ उनको मिली हुई हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर को भक्ति काल और रीति काल का समन्वयक कहा जाता है। रत्नाकर के आदर्श कवि बिहारी हैं, बिहारी लाल। रत्नाकर का गंगावतरण महाकाव्य है। इन्होंने गंगावतरण महाकाव्य जो लिखा उसमें 13 सर्ग हैं। रत्नाकर की रचना हरिश्चंद्र में अयोध्या के महाराज हरिश्चंद्र के चरित्र का वर्णन किया गया है, और ये प्रबंध काव्य है और इसमें 4 सर्ग हैं। रत्नाकर का यानी जगन्नाथ दास रत्नाकर की जो रचना है उद्धव शतक 1929 ईस्वी में लिखी गई। इसमें गोपियों और उद्धव का संवाद है, और यह एक प्रबंध काव्य है। इसमें 118 कवित्व हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर जकी
उपनाम से उर्दू में कविता लिखते थे कि जब ये उर्दू में कविता लिखते थे तो वहाँ पर इनका उपनाम क्या होता था, जकी। राय देवी प्रसाद पूर्ण ने स्वदेशी कुंडल की रचना की और कुंडलिया छंद में की है, स्वदेशी कुंडलिया छंद में। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का उपनाम त्रिशूल है। तो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही को त्रिशूल उपनाम से भी जानते हैं। राम नरेश त्रिपाठी की रचना है मिलन, पथिक और स्वप्न। ये काव्य ग्रंथ जो हैं तीनों के तीनों ये काल्पनिक प्रेमाख्यान खंड काव्य हैं, खंड काव्य हैं और काल्पनिक हैं, प्रेमाख्यान परंपरा के हैं ये, मिलन, पथिक और स्वप्न। राम नरेश त्रिपाठी की मानसी जो रचना है देशभक्ति पूर्ण फुटकर कविताओं का संकलन है। देशभक्ति से युक्त जो रचना कविताएं हैं उनको संकलित किया गया मानसी में। बालकृष्ण शर्मा नवीन की पहली रचना आह्वान है जो 1918 ईस्वी में प्रतिभा पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। आह्वान का वास्तविक नाम जीव ईश्वर वार्तालाप है। वास्तविक नाम तो ये है जीव ईश्वर वार्तालाप, लेकिन ये आह्वान नाम से 1918 ईस्वी में प्रतिभा पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो द्विवेदी युग का समापन यहीं पर होता है। अगली वीडियो में हम छायावाद शुरू करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। इसी के साथ आप सभी श्रोतागणों का मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।